हेलो दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ री एग्ज़ाम के लिए हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपको अच्छे लेवल के प्रश्नों को उपलब्ध करा रहे हैं। जो नए व्यूअर्स है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो क्लास को पूरा ही वॉच कीजिएगा। हमने प्रश्नों को इस सेट में किस प्रकार शामिल किया है, एक बार आप उन पर नज़र डाल लीजिए। इस क्लास में हम सबसे पहले पर्यावरण के क्वेश्चनों को लगाएंगे, फिर भूगोल, इसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल शामिल है, उत्तर प्रदेश जी के, विज्ञान, संविधान, इतिहास, अर्थशास्त्र के कुछ प्रश्न और अन्य कुछ प्रश्नों को लगाएंगे। टोटल 44 प्रश्न इस क्लास में शामिल किए गए हैं। प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा है। परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही प्रश्नों को शामिल करते हैं, क्योंकि इस बार भी आप सभी जानते हो कि अच्छा खासा लेवल देखने को मिलेगा आरओ एग्ज़ाम का। अब हम चलते हैं क्लास की तरफ और क्लास को शुरू करते हैं, तो आप क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसे 2000 में अपनाया गया था, यह 2003 में लागू हुआ था। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। थोड़ा समय मिलेगा आपको, तो आप भी टेस्ट को लगाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से ध्वनि प्रदूषण के परिणाम क्या हो सकते हैं? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कुछ पशु प्रजातियों की संख्या में गिरावट, मनुष्य में हृदय रोग, पशुओं के प्रवास, पर्यटन में व्यवधान। तो ध्वनि प्रदूषण के परिणाम हो सकते हैं, तो डी राइट आंसर है। तीनों ही ध्वनि प्रदूषण के परिणाम हैं, इसके कारण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? उत्तर पश्चिमी भारत के रेतीले मरुस्थल में, जम्मू कश्मीर के उत्तर हिमालय क्षेत्र में, पश्चिमी गुजरात के लवण कच्छ क्षेत्र में, पूर्वोत्तर भारत में। राइट आंसर ऑप्शन डी है, पूर्वोत्तर भारत। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। यहाँ पर जो है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के प्राकृतिक आवास में पाए जाने की अधिक संभावना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ओजोन क्षयकारी पदार्थ ओडीएस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के दायरे से बाहर है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, डाइक्लोरोमीथेन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। केवल यहाँ पर 3 वाला पॉइंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओडीएस के दायरे से बाहर है। थोड़ा सा जान लेते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 की संधि कहाँ पर हुई थी। यह संधि हुई थी कनाडा में। और दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रभावी कब हुआ था, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको याद कर लेना है कि 1 जनवरी 1989 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है प्रभावी हुआ था। इसका लक्ष्य था HCFC को कम करना। एक अच्छा प्रश्न था। पिछले सेट में भी इससे संबंधित एक प्रश्न हमने आपको कराया था। प्रश्न नंबर 4 है, 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने की दिशा में एक नीति परिदृश्य विश्लेषण शीर्ष वाली अंतरिम रिपोर्ट हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो चारों को देखिए, किस संगठन के द्वारा इसको जारी किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। प्रश्न नंबर देखिए 5, कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। समीक्षा अधिकारी बनना है तो अच्छे लेवल के प्रश्नों को भाई लगाना ही होगा, और हम उसी पैटर्न पर आपके लिए प्रश्नों को कवर कर रहे हैं।
हेमवती, हेमवती नदी, काबिन नदी, अमरावती नदी, इंद्रावती नदी। तो सी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है ऊपर की तीनों ये नदियाँ कावेरी की सहायक नदियाँ हैं, जबकि इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एल नीनो एक प्रतिविश्वतीय गर्म सागरीय धारा है। जब पेरू के तट पर एल नीनो का जन्म होता है उस वर्ष दक्षिणी दोलन सूचकांक नकारात्मक होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। इम्पोर्टेंट पर्सन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। देखिए, यदि आपने पेपरों का एनालिसिस किया है 2-3 साल पुराने, तो आप जान चुके होंगे एल नीनो से संबंधित कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो जो भी प्रश्न पूछे गए हैं हम उन्हीं का एनालिसिस करके प्रश्नों को शामिल प्रत्येक क्लास में करते हैं। यहाँ पर नकारात्मक दिया गया है तो ध्यान से देख लीजिए, धनात्मक दे करके प्रश्न बना सकता है। तो दोनों ही अच्छे पॉइंट थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देशांतर से जब बाईं ओर जाते हैं तो प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर समय में 4 मिनट की वृद्धि होती है। पहले पॉइंट में कहा गया है 180 डिग्री देशांतर के दाईं ओर जाने पर 1 दिन जोड़ना पड़ता है। सभी अक्षांश विषुवत वर्त के समानांतर होते हैं। तो सत्य कथन का यहाँ पर हमको चयन करना है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। केवल यहाँ पर 3 वाला पॉइंट सत्य है। देशांतर से जब दाईं ओर जाते हैं तो प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर समय में 4 मिनट की वृद्धि नहीं होती है, 4 मिनट की जो है कमी देखने को मिलती है। सेकंड पॉइंट, 180 देशांतर के दाईं ओर नहीं बाईं ओर जाने पर 1 दिन जो है जोड़ना पड़ता है और सभी अक्षांश जो है विषुवत रेखा के समानांतर होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, अरब सागर मानसून से, लौटते हुए मानसून से। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, नीलगिरी पहाड़ियाँ इनका जो मूल निवास स्थान है। बहुत बार परीक्षा में ये प्रश्न रिपीट होता है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः संचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? संचित क्षेत्रों में उगाई जाती है मूंग एवं उड़द की फसलें। तो भी यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए, इन फसलों को समय समय पर उचित सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो संचित क्षेत्रों में ये वाली फसलें जो उगाई जाती हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो सही कथन का हमको यहाँ पर चयन कर लेना है। जल वाष्प पृथ्वी को न तो अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडा होने देती है। वायुमंडल में धूल कण आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जल वाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है। ओजोन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है। तो तीसरे वाला पॉइंट तो कन्फर्म है कि सही है। आपको आंसर चुनना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। तीनों ही कथन यहाँ पर सही है। जल वाष्प जो है पृथ्वी को न तो अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडा होने देती है, तो जल वाष्प का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और वायुमंडल में धूल कण जल वाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करते हैं, तो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? बर्बर मारक को दिया गया है, इनुइट कनाडा, सेमांग इंडोनेशिया, वेदा श्रीलंका। तो इधर वाले जो पॉइंट दिए गए हैं ये जनजाति है और इधर आपके देश दिए हुए हैं। कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है?
तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। सेमांग जनजाति इंडोनेशिया में नहीं पाई जाती है। सेमांग जनजाति मलेशिया में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 13 है, कोयले के वर्धित सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत क्यों मीट्रिक टन कोयले का आयात करता है? बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की यह नीति है कि वह अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे और वर्तमान के लिए अन्य देशों से आयात करे। आपको विचार करना है कि यह वाला कथन यहाँ पर सही है या फिर गलत है, क्योंकि हमको सही कथन का यहाँ पर चयन करना है। भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित है और उन्हें देश के पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती है। पॉइंट नंबर 3, इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना पड़ता है। तो ऑप्शन बी चुनने वालों का यहाँ पर करेक्ट आंसर है। केवल 2 और 3 यहाँ पर सही है। देखिए, भारत की यह नीति है कि वह अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे और वर्तमान उपयोग के लिए अन्य देशों से आयात करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस कारण से यह गलत हुआ है। अब सेकंड को देखिए, भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित है, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है, और उन्हें देश के पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति नहीं हो पाती है। तो पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए यह करेक्ट पॉइंट है। और तीसरे वाला पॉइंट, इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना पड़ता है। तो ये बात सही है, क्योंकि इसको आयात करना पड़ता है। कोक कोयला जो है अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला होता है, भारत में जो इसका सीमित भंडार है, तो इसलिए इसका आयात करना पड़ता है। तो तीसरे वाला पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है। तो 2 और 3 यहाँ पर सही है। प्रत्येक पॉइंट को हम अच्छे समझेंगे और जानेंगे। कोयले से आधारित जो है 2-3 वर्षों में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और देखिए, हम कहने की आवश्यकता नहीं है, हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम उन्हीं प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जो टॉपिक पर हैं। पढ़ने को तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, भंडार पड़े हैं, टेस्ट सीरीज लगाओ, घटना चक्र लगाओ, किताबें बहुत हैं, परंतु पढ़ना वही है सीमित दायरे में पढ़ करके ही RO ARO के री एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है। आपको इस चैनल से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि जो भी क्लास होगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कोटों से करें। तो क्षेत्रफल के अनुसार देखना है। सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है राजस्थान का है, तो राजस्थान तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। उसके बाद में जो है मध्य प्रदेश का आता है, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र का आता है, तो महाराष्ट्र भी जो है ऑप्शन में नहीं है। और चौथा नंबर होता है अपना उत्तर प्रदेश का। तो आपको देखना है, तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले 3 वाला पॉइंट। तो 3 जो है ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है। 3 के बाद जो है आपका नंबर आएगा उत्तर प्रदेश का, तो 3 और 4 ऑप्शन डी में है, तो डी राइट है। तो राजस्थान प्रथम नंबर पर आता है, उसके बाद में आपका महाराष्ट्र आता है, और तीसरे नंबर पर आता है आपका मध्य प्रदेश, और 4th नंबर पर आता है आपका उत्तर प्रदेश, और 5वां नंबर हमारा आता है आंध्र प्रदेश राज्य का। तो इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है, और बिहार का है बाद का नंबर। डीपली प्रश्न पूछा गया है, इसी प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रश्न यहाँ से कुछ शामिल है। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 लागू हुआ था। किस सन में इसका लागू किया गया था? तो ऑप्शन सी चुनने वाले विद्यार्थियों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1 जुलाई 1952 को जमींदारी उन्मूलन कानून जो है लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 16 है, मिलान संबंधी ये प्रश्न है, घटनाक्रम और यहाँ पर स्थान दिया गया है। माघ मेला लगता है इलाहाबाद प्रयागराज में लगता है, तो एक अच्छा रहेगा। झूला मेला लगता है वृंदावन में, तो यहाँ पर 3। पशु मेला बटेश्वर में लगता है, सिकट्टू। देवा मेला बाराबंकी में लगता है, तो डी का 1। 4 3 2 1 ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गंगा वाराणसी दिया गया है, गोमती सुल्तानपुर, कोसी गोरखपुर, सरयू अयोध्या।
कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे पर है, और यहाँ पर देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सी यहाँ पर राइट आंसर है। गोरखपुर इस नदी के किनारे पर है, राप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। गोमती नदी के किनारे पर लखनऊ है और सुल्तानपुर शहर आपका गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन कारण का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है। पहला कथन ये दिया गया है, कारण महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप समगति नहीं रही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आप सभी जानते हो कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, 67.7% है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 77.3% है और महिला साक्षरता दर 57.2% है। तो आप जो है जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ रही है, तो सही पॉइंट है। और स्त्री पुरुष साक्षरता दर का अंतर भी आप देख चुके होंगे, समगति रूप नहीं है। तो इस प्रकार दोनों कथन सही थे और सही व्याख्या नहीं यहाँ पर कर रहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यह भी कथन कारण का ही प्रश्न है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना है जनगणना 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार। कारण, बिहार पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र क्रम से अवरोही क्रम में उसके नीचे है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना है। तो उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, तो महाराष्ट्र की आती है। तो सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र आता है, फिर आपका बिहार आता है, फिर पश्चिम बंगाल आता है। तो इस प्रकार यहाँ पर दोनों ही कथन सही थे। प्रश्न नंबर 20, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित करें, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सबसे पहले वो पॉइंट देख लीजिए जो हमसे आते हैं। पायरोमीटर से अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है, बी का 3 आएगा। सेक्सटेंट से ग्रहों की ऊंचाई जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर 4 आएगा। क्राइमोग्राफ से रक्तचाप दिल की धड़कन का अध्ययन किया जाता है, क्राइमोग्राफ से, तो डी का 2 आएगा। गैल्वेनोमीटर से बहुत कम विद्युत धारा का मापन किया जाता है, तो ए का 1 आएगा। 1 3 4 2, तो 1 3 4 2 किस ऑप्शन में है, यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन सी में है 1 3 4 2। तो इसी तरीके से प्रश्नों को जो है अध्ययन कर लेना है। एक अच्छा पॉइंट है ये वाला, डी वाला। रक्तचाप दिल की धड़कन का अध्ययन किया जाता है क्राइमोग्राफ में, नोट कर लीजिए। जो भी उचित पॉइंट लगे उसको भाई नोट अवश्य किया करो और 3-4 दिन के बाद उसका रिवीजन कर लिया करो। निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया है, नाइट्रिक अम्ल दिया गया है, एसिटिक अम्ल दिया गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन सी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है एसिटिक अम्ल। यह कार्बनिक अम्ल है क्योंकि इसके अंदर जो है कार्बन मौजूद है, जबकि आप अन्य के सूत्र जानते होंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है और एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH, और सल्फ्यूरिक अम्ल तो जानते ही H2SO4। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। बेरी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है, इटली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। तो सही यहाँ पर है ऑप्शन डी। 1 2 और 3 यहाँ पर सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। लेजर का विस्तृत रूप है, तो लेजर का विस्तृत रूप का यहाँ पर चयन करना है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो सी यहाँ पर राइट है, लेजर की फुल फॉर्म होती है।
नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस तत्व से संबंधित है? यह एक नरम, लचीली, नीली सफ़ेद प्रकार का धातु होता है। नीली सफ़ेद प्रकार का धातु है, इसके कारण इटाई रोग होता है। कैडमियम, पारा, बेरियम, लेड। तो दूसरे वाले ऑप्शन से कंफर्म हो चुका है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, कैडमियम। देखिए, ये प्रश्न भी पूछा गया था एग्जाम में कि इटाई रोग किसकी कमी से होता है? कैडमियम की कमी से होता है। तो एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर देखने को मिला है 1 वाले पॉइंट में। इसको नोट कर लेना है कि यह एक नरम, लचीली, नीली सफ़ेद प्रकार की धातु होती है। एक लड़की ने मेरे पास जो कमेंट किया था, सर आप जो है कहाँ से इस प्रकार के प्रश्नों को चुनते हो? देखिए, मैं काफ़ी पुस्तकों का अध्ययन कर रहा हूँ। आपका घटना चक्र हो, वहाँ से प्रश्न लिए जाते हैं। टेस्ट सीरीज हो, वहाँ से प्रश्न उठा लेते हैं। और आपका लूसेंट वगैरह है ऑप्शन वाइज, वहाँ से प्रश्न उठा लेते हैं। मगर प्रश्न वही उठा रहा हूँ मैं 2-3 साल के पेपरों का एनालिसिस करने के बाद, जिनकी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो तभी तो हम कह रहे हैं कि चैनल से आप जुड़ जाइए। एक बेहतर तैयारी के लिए इस चैनल से जरूर जुड़ें। और यहाँ पर कोई चार्ज भी नहीं है, कम समय की क्लास होती है। हमें किसी प्रकार का कोई यहाँ पर लालच नहीं है। आपकी मर्जी है, जुड़ सकते हो, नहीं तो आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हो उसी तरीके से तैयारी करते रहिएगा। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, सेंटीमीटर से गुणा करने पर जो है इंच प्राप्त होता है। तो इंच प्राप्त हो रहा है, परंतु यह भी जानना जरूरी है कि इंच कहते किसे हैं, इंच होता क्या है। तो जान लेते हैं कि 1 मीटर बराबर 39.37 इंच होता है। तो 1 मीटर में जो इंच होते हैं वो 39.37 इंच होते हैं। तो प्रश्न में कहा गया था कि किससे गुणा करें, यानी कि 0.39 को यदि हम सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर जो है होते हैं 1 मीटर में। तो गुना करने पर क्या आएगा आपके पास? ये आएगा 39.00। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा पॉइंट था, हमने इसको जाना है, याद रखना है कि 1 मीटर में कितने इंच होते हैं। प्रश्न जो है बना था और आगे भी बन सकता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मिलान संबंधी प्रश्न है। रोग और कारण दिया गया है। तो विटामिन से संबंधित जो टॉपिक है इसको जरूर अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि इससे जो है हर बार परीक्षा में प्रश्न बनता है। रोग और यहाँ पर कारण दिया गया है। रोतुंदी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। तो बस आप इसका आंसर समझ गए होंगे क्या आएगा। पहले का 4 है और 4 जो कहाँ पर है? ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर था। बीज परीक्षण मूलतः किया जाता है शुद्धता हेतु, जमाव हेतु, नमी की मात्रा हेतु, उपरोक्त सभी हेतु। तो डी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी हेतु। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और भाई यूट्यूब चैनल से जो है विद्यार्थियों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हम और भी बेहतर आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करा सकें। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र से, विनिर्माण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। छिपी हुई बेरोजगारी अर्थात प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो सी राइट आंसर है, केवल यहाँ पर 1 वाला कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? लोक प्रशासन, वित्त एवं वास्तविक संपदा, शिक्षा एवं चिकित्सा सेवाएं। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही का चयन कीजिए। तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र में जो है किस किस को शामिल किया जाता है? सी चुनने वाले विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर है। तीनों ही पॉइंट जो है सेवा क्षेत्र में आते हैं। लोक प्रशासन हुआ आपका, और वित्त एवं वास्तविक संपदा हुई, शिक्षा एवं चिकित्साएं भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आती हैं।
प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? संस्थाएं और स्थापना वर्ष दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी 1964 में, तो जरूर इस पॉइंट को याद रखेंगे। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तो हम सभी जानते हो 1990 में इसकी स्थापना नहीं हुई थी, वर्ष 1993 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद, ये पॉइंट भी जानते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। अंतर्राज्यीय परिषद, इसकी स्थापना नोट कर लेना है कि कब हुई थी, वर्ष 1990 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और सन भी आपको काफ़ी देखने को मिले थे परीक्षा में, तो भाई सनों को जो इग्नोर नहीं करना है, जो उचित लगे उसको जरूर नोट कीजिएगा। जब मिलान वाले प्रश्न आएंगे तब आराम से जो है प्रश्न लग जाते हैं। निम्नलिखित भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? तो चारों को देखिए, इनमें सही क्रम का चयन करना है। इस प्रकार के प्रश्न जो है थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और आपका राष्ट्र की अखंडता, इनका यहाँ पर सही क्रम है भारत के संविधान की प्रस्तावना में। तो याद कैसे रखें? याद ऐसे रख लीजिए, भू मतलब भूमि, तो सबसे पहले तो प्रभुत्व संपन्न ही आएगा भूमि पर, फिर धर्म आएगा, धर्म के बाद लोक आएगा और लोक के बाद आएगा राष्ट्र की अखंडता। थोड़ा सा क्रम को जो है अपने माइंड में डिटेन कर लीजिए, सही रहेगा। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ए और बी में आंसर है, तो ए वाले विद्यार्थी यहाँ पर करेक्ट हैं। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के कारण जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जाती है। पिछले वाले सेट में क्वेश्चन हमने कराया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। गलत नहीं होना चाहिए। इनकी नियुक्ति केवल उच्च न्यायालय में की जाती है। इनकी नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष है। यदि आपने संविधान की क्लास देखी होगी तो ये गलत नहीं होगा। देखिए हमने जो आपको 40% जो है संविधान की क्लास में कराए हैं टेस्ट सीरीज से। यदि आपने वॉच नहीं की तो उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, अच्छे पर्सन से भी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है, केवल प्रथम वाला कथन यहाँ पर सही है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल उच्च न्यायालय में की जाती है। कार्यकारी न्यायाधीश मतलब तदर्थ न्यायाधीश, और इनकी आयु सीमा 60 वर्ष नहीं होती है, 62 वर्ष है। अच्छा पॉइंट है। और हमने बताया था भी कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कहाँ पर होती है? जिले में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1974 में, 1976 में, 1979 में, 1980 में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1976 ईस्वी में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। तो कहाँ से प्राप्त हुए थे? बी राइट आंसर है, महदहा से प्राप्त हुए थे हड्डी से निर्मित आभूषण। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। निम्न में से भारत के किस वायसराय की हत्या एक दंडित अपराधी द्वारा उस समय कर दी गई थी जब वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण पर था? ऑप्शन सी राइट आंसर है, लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 37वां प्रश्न है यहाँ पर। इंडिपेंडेंट लिंक की स्थापना की गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा, या फिर महात्मा गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी, या फिर मोतीलाल नेहरू ने, या रास बिहारी बोस ने? इंडिपेंडेंट लिंक की स्थापना, तो डी राइट आंसर है, रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना की थी। ARO क्लासेज ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप जो है प्रत्येक वीडियो का अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। प्रश्न नंबर 38। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करें
और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रोलेक्ट अधिनियम 1919, रोलेक्ट सत्याग्रह 1919, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिनियम अधिवेशन 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। तो कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। अब हमको यहाँ पर इनके मंत्र जो है पता होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है 1, 2, 4, 3। रोलेक्ट एक्ट जो है कब हुआ था? मार्च 1919 में हुआ था ये। और रोलेक्ट सत्याग्रह ये हुआ था आपका 6 अप्रैल। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड तो जानते ही हैं 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटित हुई थी। तो आप देखिए सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद में 2 आएगा, फिर उसके बाद में आएगा आपका 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर आएगा अमृतसर अधिवेशन जो कि दिसंबर 1919 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। इतना अच्छा ये प्रश्न था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन यहाँ पर करना है। तो इस सेट में हमने अस्थायी बंदोबस्त को शामिल किया है। पिछले सेट में हमने रेतवाड़ी से संबंधित आपको प्रश्न जो है करा दिया था। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो इसको शुरू किया गया था। इस प्रणाली के तहत जमींदार को भूस्वामी बना दिया गया था। गांव की चारागाह एवं पतरी भूमि पर सरकार द्वारा अधिकार कर लिया गया। तो सही यहाँ पर ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट वाला कथन यहाँ पर सही है। गांव की चारागाह एवं पतरी भूमि पर सरकार द्वारा अधिकार कर लिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। इस प्रणाली के तहत जमींदार को भूस्वामी बना दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख घटनाओं का सही काल अनुक्रम क्या है? चौरी चौरा कांड दिया गया है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर, भारतीय नौसैनिक विद्रोह, जेल में 64 दिनों के उपवास के बाद जतिन दास का निधन। ऐसा प्रश्न जो है 100% एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन करेक्ट हो रहा है। चौरी चौरा कांड हुआ था फरवरी 1922 को। गांधी इरविन समझौता हुआ था मार्च 1931 को। भारतीय नौसैनिक विद्रोह ये कब हुआ था? 1857 को हुआ था। जेल में 64 दिनों के उपवास के बाद जतिन दास का निधन हो गया था। तो इनका निधन हुआ था 1929 को, सितंबर 1929 को जो इनका निधन हो गया था। तो इस प्रकार हमारा आंसर बनेगा, सबसे पहले आएगा 1 वाला पॉइंट, उसके बाद में आएगा आपका 4th वाला पॉइंट, फिर आएगा आपका 2 वाला पॉइंट, फिर आएगा आपका 3rd वाला पॉइंट। 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 41, क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में हुई थी। इसका लक्ष्य भारत में एक समाजवादी राज्य की स्थापना करना था। तो करेक्ट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, केवल 2 वाला कथन यहाँ पर सही है। याद रखना है इससे कि इसका लक्ष्य था एक समाजवादी राज्य की स्थापना करना, और इसकी स्थापना हुई थी सितंबर, कब हुई थी? सितंबर 1928 में जो इसकी स्थापना हुई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, और कानपुर में ही हुई थी। ये करेक्ट पॉइंट है यहाँ पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, शक विजेता किसे जाना जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है शक विजेता जाना जाता है। शक विजेता क्यों जाना जाता है? देखिए, पश्चिमी तट पर निवास करने वाली शक जाति पर इन्होंने जो है विजय प्राप्त की थी, इसी कारण से जो इनको शक विजेता के रूप में जाना जाता है। तो सी यहाँ पर करेक्ट था, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है,
थांग टा युद्ध कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। कला से संबंधित प्रश्न जो बने थे और यहाँ पर प्रश्न जो अच्छा है यह मणिपुर से संबंधित एक सशस्त्र युद्ध कला है। अंग्रेजों द्वारा इसे प्रतिबंधित किया गया था। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, न तो 1 और न ही 2 सही है। तो सी राइट है, दोनों यहाँ पर सही है। थांग टा युद्ध कला मणिपुर राज्य से संबंधित एक युद्ध कला है। सशस्त्र युद्ध कला थी ये और अंग्रेजों द्वारा जो इसे प्रतिबंध कर दिया गया था क्योंकि अंग्रेजों को खतरा था कि इस युद्ध कला का जो प्रयोग जो है हमारे विरुद्ध किया जा सकता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट मिलान संबंधी प्रश्न है। केंद्र और यहाँ पर उद्योग दिए गए हैं। भाई वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि हम आपको सही मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, तो लाइक करना बिल्कुल अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 44 है। केंद्र और उद्योग यहाँ पर दिए गए हैं। नगोया सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है। ए का 3 आएगा। सेलम जो कि लौह एवं इस्पात से संबंधित है, तो बी का 1 आएगा। लॉस एंजल्स का संबंध किससे है? हवाई जहाज से है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। अबादान तेल शोधन से इसका संबंध है, तो यहाँ पर डी का 4। 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन डी राइट आंसर है। दोस्तों 44% जो इस क्लास में हमने लगाए हैं। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आरओ पैटर्न पर आधारित क्लासें होती हैं हमारी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।